All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the first question of accrued prepaid trial balance impact on financial statements. हमने बिल्कुल सिंपल इम्पैक्ट देखा था अक्रूड प्रीपेड का ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि भैया अक्रूड प्रीपेड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने अटेम्प्ट किया था। हमने ये देखा था कि क्वेश्चन नंबर 5 में एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर 2, information number 2 that covers the topic of accrued and prepaid, जिसमें accrued and prepaid का टॉपिक कवर हो रहा है। हमने ये इंफॉर्मेशन नंबर 2 को थॉरोली एडजस्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसकी इनकम स्टेटमेंट भी बनाई थी, ये अक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट, ये प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट और ये अक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट। हमने ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद, इनकम स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट्स के बाद, इनको एसओएफपी में रिकॉर्ड किया था और एसओएफपी में हमने बाकायदा अदर रिसीवेबल्स एंड अदर पेबल्स के नाम से इनको हमने एडजस्ट किया था। ये हमारी लास्ट क्लास का टॉपिक था, लास्ट क्लास का कंटेंट था। अब आज जो हमें अटेम्प्ट करना है सर, वो है आज की क्लास का कंटेंट। अक्रूड प्रीपेड है, अक्रूड प्रीपेड इम्पैक्ट ऑन financial statement is still accrued prepaid impact on financial statements, but this time covering सिंगल कॉलम ट्रायल बैलेंस। सर सिंगल कॉलम ट्रायल बैलेंस की बात होगी यहां पर। है ये सिंगल कॉलम ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ऐसा ही ट्रायल बैलेंस जैसे हमने क्वेश्चन 4 की एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 के टाइम अटेम्प्ट किया था। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास 5.1 जो है वो सिंगल कॉलम ट्रायल बैलेंस है। बस सर फर्क ये है कि इस दफा एडिशनल इंफॉर्मेशन में अक्रूड एंड प्रीपेड होगा, तो अक्रूड एंड प्रीपेड की एडजस्टमेंट होगी। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन 5.1। 5.1 स्टार्ट करते हैं। 5.1 फोकस कीजिएगा। Chang is a sole trader. The following balances were extracted from his books on 30th September 2015। कह रहा है सर चैंग एक सोल ट्रेडर है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। वी हैव रेवेन्यू, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड्स, वेजेस एंड सैलरीज, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीवेबल। अब आप नोट करते जाएं। सबसे पहले हमारे पास बेटा पेज 89, पेज 89। ऑलराइट, रेवेन्यू है हमारे पास, परचेजेस है हमारे पास, रिटर्न आउटवर्ड्स। आप सबको पता है, आप सबको पता है कि सर रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है परचेज रिटर्न्स। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है परचेज रिटर्न्स, ये परचेज रिटर्न्स हैं। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है, मोटर व्हीकल नाम से बोल रहा है एक्सपेंस। कमीशन रिसीवेबल, कमीशन इनकम, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन इनकम। उसके बाद रेंट। सर रेंट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, रेंट पे 15,000 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मींस रेंट एक्सपेंस है, बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस है। अच्छा अब आप ये देखें, बैंक लोन। बैंक लोन तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। चैंग का क्वेश्चन 4.1, मैं आपके सामने ना चैंग का क्वेश्चन 4.1 भी ओपन करता हूं, आप नोट कीजिएगा। ये चैंग का क्वेश्चन 4.1 हम पहले देख चुके हैं। ये लीजिए चैंग का क्वेश्चन 4.1, ये हम पहले देख भी चुके हैं और हम इसको अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। 4.1 आपके लिए मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है बच्चों, इट्स नथिंग न्यू टू अस। सिंगल कॉलम ट्रायल बैलेंस के टाइम हम ये कर चुके हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस 4.1 और 5.1 में मौजूद होंगे, तभी तो वो एक अलग क्वेश्चन है। पहला डिफरेंस, पहला डिफरेंस सर, यहां बैंक लोन तो लिखा हुआ था, यहां बैंक लोन तो लिखा हुआ था, लेकिन बैंक लोन के साथ यहां कोई परसेंटेज नहीं दी हुई थी। बैंक लोन तो लिखा हुआ था 30,000, लेकिन यहां पे कोई परसेंटेज नहीं दी हुई थी। आप चेक करें, बैंक लोन तो दिया हुआ था हमें 30,000, बैंक लोन वॉज अवेलेबल, बट ओवर हियर कोई परसेंटेज अवेलेबल नहीं थी। अब आप नोट करें 5.1,
आप गौर से देखिएगा, बैंक लोन इज स्टिल 30,000। बैंक लोन तो अभी भी 30,000 का है और वापस करना है 2019 में। मतलब टेक्निकली 3.5 साल बाद वापस करना है। लेकिन ये गौर से देखिएगा 6%। अब गौर से देखिएगा सर, यहां हमारे पास 6% लिखा हुआ है। लेट मी टेल यू व्हाट दिस 6% मींस। लेट मी क्लियरली टेल यू व्हाट दिस 6% मींस। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट दिस 6% इज? कैन एनीवन टेल मी व्हाट दिस 6% इज? सर, ये 6% क्या है? व्हाट इज दिस 6% टू अस? व्हाट इज दिस 6%? क्या बता रहा है 6% बैंक लोन? ये क्या बता रहा है? नहीं ईमान, ईमान चलो, आई विल गिव यू द क्रेडिट फॉर आंसरिंग, बट नॉट, इट्स नॉट बेटा। नो इब्तिसाम, नॉट नॉट एग्जैक्टली। अच्छा, एक 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 सवाल है। चलो, मैं इस पे ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करता। मैं एक दफा फिर से पूछ लेता हूं, क्या कोई और है ईमान इब्तिसाम के अलावा जो ये जवाब देना चाहे कि सर ये 6% क्या है? व्हाट डू यू थिंक व्हाट दिस 6% इज? व्हाट डू यू थिंक व्हाट दिस 6% इज? चलो, मैं आप लोगों को बता देता हूं, परेशान होने की बात नहीं है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला और इब्तिसाम ने दोनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर बात की है। सर, अमाउंट टू बी रीपेड, और अब्दुल्ला ने लिखा है परसेंटेज ऑफ लोन टू बी पेड। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, सिर्फ एक सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल है। मुझे एक बात बताओ, चैंग ने 30,000 का लोन लिया हुआ है बैंक से। चैंग ने $30,000 का लोन लिया हुआ है बैंक से। तो आप मुझे ये बताएं, क्या वो पूरा लोन वापस नहीं करेगा? बैंक कोई उसका रिश्तेदार है कि बैंक बोले चलो यार 6% वापस कर देना, बाकी माफ कर दिया? नहीं, लोन तो पूरा ही वापस करना पड़ेगा ना सर। लोन तो पूरा वापस करना पड़ेगा। ये 6% एग्जैक्टली। ईमान, अब आप सही पहुंची बेटा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये 6%, इसे हम कहते हैं, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट है। बैंक हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना? बैंक कोई हमारा वेल विशर तो नहीं है ना, कि हमें लोन दे दिया और कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी? ऐसा थोड़ी है कि बैंक कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई कोई वेल विशर है। बैंक कहेगा लोन दे रहा हूं, लोन ग्रांट कर रहा हूं, लोन इशू कर रहा हूं, इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा भाई, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, लोन इज 30,000, इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। लोन इज 30,000, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल जो वैल्यू होती है लोन की, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। 30,000 का लोन लिया है चैंग ने, और हर साल इस पे 6% इंटरेस्ट चार्ज होगा। हर साल इस 30,000 पर 6% इंटरेस्ट चार्ज होगा, विच इज 1800, 1800। 1800 is the interest expense। हर साल चैंग जो है, इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, क्या हमने, क्या हमने 2 क्लासेस बैक, क्या हमने 2 क्लासेस बैक ये पढ़ा था कि एक्सपेंस का ताल्लुक सर्विसेज से है? क्या हमने ये पढ़ा है 2 क्लासेस बैक कि एक्सपेंस का ताल्लुक सर्विसेज से है? तो इसका मतलब है चैंग ने, चैंग ने बैंक से 30,000 लोन के अगेंस्ट
6% की सर्विसेज लिए हैं हर साल, 6% की सर्विसेज लिए हर साल। ये बैंक और चैंग के आपस का मामला है। इंटरेस्ट रेट यूनिफाइड भी हो सकता है और इंटरेस्ट रेट पर्सनल रिलेशंस की वजह से चेंज भी हो सकता है। बैंक और जो बैंक है और जो रिसीवर है लोन का, वो आपस में बैठ के टर्म्स तय करेंगे। यहां पे इंटरेस्ट रेट 6% तय हुआ है। इसका मतलब हर साल चैंग $1800 की सर्विसेज रिसीव कर रहा है बैंक से। तो इसका मतलब हर साल चैंग को $1800 पे करने हैं। चैंग हैज टू पे $1800 and then Chen has to return this 30,000 on 30th June 2019। प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करनी ही करनी है, और प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी है 30 जून 2019 को। प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 नीड्स टू बी रिटर्न ऑन 30 जून 2019। लेकिन उसके साथ साथ हर साल चैंग $1800 बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा। अब मुझे बताओ, इज दैट क्लियर? अब आप लोगों को यह बात समझ आ गई? अब्दुल्ला, आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, शायान, इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? अब ये बात समझ आ गई आप लोगों को? परफेक्ट, 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 परफेक्ट। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आप ये जल्दी से मुझे जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हाउ मच इंटरेस्ट इज नीडेड टू बी पेड ईच ईयर? हाउ मच इंटरेस्ट is needed to be, how much, percentage नहीं, in dollars, in dollars, Ibtisam, in dollars, how much dollars Chang needed to be paid interest to bank every year? Rayan, हर साल चैंग को कितना इंटरेस्ट पे करना है? $1800। वेरी गुड, $1800, राइट? $1800। ईमान ये देखिएगा, $1800, ठीक है। अब आप बताओ, ये लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट पेड, ये लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट पेड एंड इट इज $1200। बैंक इंटरेस्ट पेड एंड इट इज $1200। अब आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, क्या चैंग ने पूरा इंटरेस्ट पे किया? आप मुझे बताएं, क्या चैंग ने पूरा इंटरेस्ट पे किया? क्या चैंग ने फुल इंटरेस्ट पे किया? क्या चैंग ने पूरा इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक को? नहीं सर, 1800 पे करना था, 1200 पे किया हुआ है। 1800 पे करना था, 1200 पे किया हुआ है। बताओ ज्यादा पे किया हुआ है या कम पे किया हुआ है? अब्दुल्ला, आमना, ईमान, रैयान, शायान, 1800 पे करना चाहिए था, 1800 पे करना चाहिए था, 1200 पे किया हुआ है। ज्यादा पे किया हुआ है, कम? इज दिस राइट? कितना कम पे किया हुआ है? कितना कम? हाउ मच? कितना कम पे किया है इसने? क्या बात है इब्तिसाम, क्या बात है, क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। क्या बात है अब्दुल्ला, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। क्या बात है शायान, बिल्कुल ठीक। अब आप देखो, आप लोगों को कितने आसानी से टॉपिक समझ आ रहा है। ये देखिएगा सर, 600 अभी भी पे करना बाकी है, राइट? 600 अभी भी पे करना बाकी है। इस 600 को क्या मैं अक्रूट कहूंगा? क्या मैं 600 को अक्रूट कहूंगा? सर्विसेज ले चुके हैं, पे करना बाकी है। सर्विसेज ले चुके हैं, पे करना बाकी है। तो ये आपका अदर पेबल बन जाएगा। ये देखें, अक्रूड एक्सपेंस। बिल्कुल अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। सर बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, तो ये बन गया हमारा अक्रूड एक्सपेंस। और ये एक्सपेंस भी है और अदर पेबल भी है। ये एक्सपेंस भी है और अदर पेबल भी है। इज दिस राइट? इट इज एक्सपेंस एज वेल एज अदर पेबल। और ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए। ये देखिएगा जरा, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए। ये लिखा हुआ सर, ये लिखा हुआ अक्रूड एक्सपेंस, ये लिखा हुआ सर अक्रूड एक्सपेंस। इट इज बोथ
एक्सपेंस एंड अदर पेबल्स। सर ये एक्सपेंस भी है और अदर पेबल्स भी है, इसीलिए तो इसीलिए तो इसको हमने एक्सपेंस में ऐड किया है, एक्सपेंस में भी ऐड किया है और अदर पेबल्स में भी रिकॉर्ड करेंगे। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ये एक नई चीज थी आपके लिए, आपने इससे पहले ये नहीं पढ़ा हुआ था, आपने इससे पहले ये नहीं पढ़ा हुआ था, ये आज आपके लिए नई चीज थी, करा दी, आपको समझा दी। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास, कोई परेशानी की बात नहीं है सर। ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर ये आ गया हमारे पास हीट एंड लाइट, ये आ गया हमारे पास हीट एंड लाइट, फिर आ गया अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर आ गया कैश एंड बैंक। नोट करें कैश एंड बैंक डेबिट पे लिखा हुआ है, नोट कीजिएगा कैश एंड बैंक डेबिट पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है सर ये करंट एसेट है, इसका मतलब ये हमारा करंट एसेट है। उसके बाद ट्रेड पेबल्स हैं, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये ओपनिंग कैपिटल है। आपको और मुझको ये बात पता है कि सर ये ओपनिंग कैपिटल है जो ट्रायल बैलेंस में आता है। उसके बाद ड्राइंग्स, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं। फिर ये दो नॉन करंट एसेट हैं, मोटर व्हीकल एंड फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ये दो नॉन करंट एसेट्स हैं, राइट, ये दो नॉन करंट एसेट्स हैं। अब हमें ये कह रहा है कि सर 30 सितंबर को, 30 सितंबर को ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद चैंग ने कुछ और इंफॉर्मेशन एक्वायर की, चैंग के पास कुछ और इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। ऑन 26 सितंबर 2015 goods had been purchased for $3,000 cash. The transaction had not been recorded in the books. अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। कहता है चैंग का अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2015 को, ये देख लीजिएगा, चैंग का अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2015 को। 4 दिन पहले, 4 दिन पहले 26 सितंबर 2015 को चैंग ने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं $3,000 कैश, $3,000 कैश पे खरीदे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या गुड्स खरीदने को परचेजेस कहेंगे? क्या गुड्स खरीदने को परचेजेस कहेंगे? क्या गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं? और ये गुड्स कैसे खरीदे हैं? ये गुड्स कैसे खरीदे गए हैं? कैश के थ्रू खरीदे गए हैं, कैश के थ्रू खरीदे गए हैं। सर ये ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हुई हुई बुक्स में, ये ट्रांजैक्शन ही बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई। तो बताओ इस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने से, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से परचेजेस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? इस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने से परचेजेस की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये गुड्स रिकॉर्ड नहीं हुए हुए, ये परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुए हुए, तो परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे तो परचेजेस की वैल्यू, बिल्कुल अब्दुल्ला, बिल्कुल यही काम करेंगे, बिल्कुल बेटा। सर परचेजेस में ऐड करेंगे और कैश से माइनस करेंगे, परचेजेस में ऐड करेंगे और कैश से माइनस करेंगे। सर परचेजेस हैं 165,000, इसमें 3,000 ऐड करेंगे और कैश से 3,000 माइनस करेंगे। कैश से इसलिए माइनस करें क्योंकि पेमेंट इनकी कैश से हुई है, क्योंकि पेमेंट इनसे कैश, पेमेंट इस गुड्स की कैश के थ्रू हुई है, तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश की वैल्यू कम हो रही है। अच्छा अब आप एक चीज देखिएगा, आप एक चीज देख लें, आप एक चीज देख लें, रेवेन्यू, परचेजेस, परचेज रिटर्न, वेजेस, सैलरीज, मोटर व्हीकल एक्सपेंस, कमीशन इनकम, रेंट, बैंक लोन, इंटरेस्ट, इन्वेंट्री, हीट लाइट, अदर ऑपरेटिंग, कैश इन बैंक, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, मोटर व्हीकल, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, गौर से देख लीजिएगा। और अब 5.1, ये रही 5.1, ये रही 5.1। अब जरा 4.1 को देख लीजिएगा, अब जरा एक दफा 4.1 को देख लीजिएगा। ये देखें, revenue, purchases, return outwards, wages and salaries, motor vehicle expenses, income, rent expense, bank loan, interest, opening inventory, heat light, other operating, cash bank, trade payable, receivables, capital, drawings, motor vehicle, fixture and fittings, same,
डिट्टो सेम, डॉट सेम। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये वाली एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट ये 4.1 में कर चुके हैं, जो 5.1 में भी दिख रही है। जो 5.1 में कर रहे हैं ये 4.1 में कर चुके हैं, ये नोट कर लीजिएगा। 165,000 में 3,000 ऐड किया था कैश, और कैश परचेजेस में ऐड किया था, और कैश से माइनस किया था। याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है? अब्दुल्ला, आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, शायान, ये रिकॉल हो रहा है? 4.1 में हम ये काम कर चुके हैं ऑलरेडी। 4.1 में हम ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, 4.1, अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, 4.1 की ये पहली एडजस्टमेंट हमने अभी अंडरस्टैंड कर ली, और दूसरी एडजस्टमेंट क्लोजिंग इन्वेंट्री की है। ये दोनों एडजस्टमेंट 5.1 में, ये दोनों एडजस्टमेंट्स 5.1 में मौजूद हैं। ये दोनों एडजस्टमेंट्स 5.1 में मौजूद हैं, लेकिन 5.1 में और भी तीन एडजस्टमेंट्स हैं। 5.1 में और भी तीन एडजस्टमेंट्स हैं सर, वही अक्रूड प्रीपेड की एडजस्टमेंट्स हैं, वही अक्रूड प्रीपेड की एडजस्टमेंट्स हैं। चले आइए उसको पढ़ते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सर हमारे सामने नंबर 2 में, हम सबको पता है कि सर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलें आगे चलते हैं, अब गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। चलें एक काम करता हूं, पहले नंबर 3 नहीं पढ़ूंगा, पहले नंबर 4 और नंबर 5 पढ़ूंगा। नंबर 3 में मजा है, नंबर 3 में मजा है, तफरीयां हैं, मस्तियां हैं। नंबर 3 बाद में पढ़ेंगे, नंबर 4 और 5 पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा आप लोग अटेंशन दीजिएगा मेरे साथ, रैयान, अब्दुल्ला, आमना, ईमान, इब्तिसाम, शायान, अटेंशन दीजिएगा। तो आप लोग जो हैं वो फिर मुझे जब वैल्यूज बताएंगे तो फिर हम काम करेंगे, जवाब देंगे, तो फिर काम करता रहूंगा मैं। कह रहे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस accrued 1100, other operating expenses accrued 1100। पहले तो ये बताओ, देखो अब मैं आपके सामने किस तरीके से सवाल रेस करूंगा, आपको समझ आएगा। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या इनकम है? ये तो बहुत ही क्लियरली नाम से पता चल रहा है सर, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नाम से पता चल रहा है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, खुद उधर लिखा हुआ है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा ये बताओ कितना पे कर चुके हैं, ये बताएं, देख के सवाल को देख के ये बता दें, चैंग कितना अदर ऑपरेटिंग पे कर चुका है? हाउ मच अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस चैंग हैज पेड सो फार? हाउ मच अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस चैंग हैज पेड सो फार? वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड इब्तिसाम, वेरी गुड आमना, वेरी गुड शायान, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर चैंग अब तक, चैंग अब तक, ये देख लो, ईमान ये देख लीजिएगा, चैंग अब तक 7,100 अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे कर चुका है। अच्छा ये कह रहा है अक्रूड है 1100, इसका मतलब ज्यादा पे कर दिया या पे करना बाकी है अभी? ज्यादा पे कर दिया है या पे करना बाकी है अभी? हाँ भाई, 1100 अक्रूड है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अक्रूड 1100, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अक्रूड 1100। ज्यादा पे कर दिया या पे करना बाकी है? सर पे करना बाकी है, बिल्कुल ठीक। हाँ डिडंट पेड यट, अभी बाकी है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दिमाग लगा के खुद जवाब दे दो, दिमाग नहीं लगाओ तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले, कोई हर्ज नहीं है। मुझे ये बता दो कितने रुपए की सर्विस ली होंगी इसने पूरे साल की, अभी भी 1100 पे करना बाकी है? पूरे साल कितने रुपए की सर्विसेज ली होंगी अदर ऑपरेटिंग की, कि अभी भी 1100 पे करना बाकी है, कि अभी भी 1100 पे करना बाकी है? क्या बात है अब्दुल्ला, क्या बात है अब्दुल्ला, को ऐसा लग रहा है ये अक्यूट प्रीपेड का टॉपिक बहुत जबरदस्त समझ आ चुका है। हाँ अब्दुल्ला, आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी। इब्तिसाम जबरदस्त, क्या बिल्कुल ठीक है आमना, बिल्कुल ठीक है आमना, बिल्कुल ठीक है, यही वैल्यू बिल्कुल ठीक है शायान, एग्जैक्टली सर। 8,200 ये देख लीजिएगा, 7,100 प्लस 1100, 8,200, 7,100 प्लस 1100, सर 8,200 की अमाउंट बनती होगी। उसने 7,100 पे किए में, 1100 इज स्टिल टू बी पेड, 1100 इज स्टिल टू बी पेड। इधर देखो ये भी अक्रूड है,
ये देखो, ये भी अक्रूड है और ये अक्रूड है, ये बनेगा अदर पेबल। ये अक्रूड है, ये बनेगा अदर पेबल। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे देखिएगा, इंफॉर्मेशन नंबर 5 पे चलते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 5 पे फोकस कीजिएगा। कह रहा है कमीशन रिसीवेबल ऑफ 2500 वॉज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, अच्छा आउटस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है, सुन लो भाई सुन लो, कि ये कमीशन बहुत आला है। आउटस्टैंडिंग सर, जैसे हमारे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान टीम की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है माशाल्लाह से, हाँ, ऐसा नहीं है। ये वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है, गौर से देख लीजिएगा, ओइंग, अक्रूड, एरियर्स, ड्यू। हाँ, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ये वो वाली ड्यू नहीं है। ये सब एक ही नाम है सर। आउटस्टैंडिंग, ओइंग, अक्रूड, एरियर्स, ड्यू, मतलब बाकी है, अभी बाकी है। तो इसका मतलब कमीशन 2500 अभी मिलना बाकी है। कमीशन 2500 अभी मिलना बाकी है। ये देखो जरा, कमीशन कितना मिल चुका है सर? 12,500 मिल चुका है। 12,500 मिल चुका है और अभी भी 2,500 मिलना बाकी है। ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये लीजिए 12,500 कमीशन इनकम, 12,500 कमीशन इनकम, 2,500 अभी भी मिलना बाकी है। अक्रूड, अक्रूड, अदर रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल। अब आप, हो सकता है आप में से इस वक्त को ये सोच रहा हो कि सर जब आपने यहां अक्रूड लिखा तो लिखा अदर पेबल, आपने यहां अक्रूड लिखा तो लिखा अदर पेबल, यहां अक्रूड लिख के इसे अदर रिसीवेबल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर ये दोनों अक्रूड एक्सपेंस के हैं, ये दोनों अक्रूड एक्सपेंस के हैं। एक्सपेंस पे करना बाकी है, उधार पे करना बाकी है, पेएबल। ये अक्रूड इनकम का है, ये अक्रूड इनकम का है। सर्विस दे चुके हैं, रिसीव करना बाकी है। सर्विस दे चुके हैं, रिसीव करना बाकी है। इनकम भी है और अदर रिसीवेबल भी है। इनकम भी है और अदर रिसीवेबल भी। ये लीजिए अक्रूड इनकम, इनकम भी है और अदर रिसीवेबल भी है। इनकम भी है और अदर रिसीवेबल भी है, बोथ। अब आप मुझे बताएं, इज इंफॉर्मेशन नंबर 5 क्लियर? यस प्लीज बच्चों, इज इंफॉर्मेशन नंबर 5 क्लियर? क्या इंफॉर्मेशन नंबर 5 समझ आ गई? परफेक्ट, परफेक्ट। अब चलते हैं जरा इंफॉर्मेशन नंबर 3 पे। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बड़ी मजेदार इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन नंबर 3, प्लीज गौर से देखिएगा। इंफॉर्मेशन नंबर 3 और अटेंशन दीजिएगा। इंफॉर्मेशन नंबर 3 गौर से सुनिएगा, अटेंशन दीजिएगा, फोकस रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अकाउंट्स में सिर्फ अकाउंटिंग आनी चाहिए उन्हें। मैं कुछ बात करूंगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सर अकाउंटिंग में उनको, मतलब अकाउंटिंग के लिए सिर्फ अकाउंटिंग आनी चाहिए। जबकि आज आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, आज आपको पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग के साथ साथ इंग्लिश भी आनी चाहिए। इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश में इश्यूज हैं और आपको वर्डिंग्स की इंटरप्रिटेशन में मुश्किल होती है, तो मैं आपको बता दूं, आपको अकाउंटिंग में भी प्रॉब्लम होगी।
और ये प्रॉब्लम अकाउंटिंग की नहीं होगी, ये प्रॉब्लम इंग्लिश की होगी। ये प्रॉब्लम अकाउंटिंग की नहीं होगी, ये प्रॉब्लम इंग्लिश की होगी, गारंटीड। क्या बात है, अब्दुल्ला कह रहे हैं सर मेरा तो ए आया है। तो अब्दुल्ला फिर ए ए आया है तो फिर तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आम तौर पे ना, आम तौर पे अकाउंटिंग में एग्जामिनर पता है क्या करता है, वर्डिंग्स में खेलता है। वर्ड्स ऐसे लिख के देगा, डिस्क्रिप्शन ऐसे होगी कि आप बोलोगे यार ये तो अकाउंटिंग मुश्किल है, समझ ही नहीं आ रही। और अगर मैं आपको इंटरप्रेट करके बता दूं कि बेटा ये बात करना चाह रहा है, ये बात बोल रहा है, तो आप बोलोगे अरे सर ये तो बड़ा आसान था, ये तो हमें आता है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम अकाउंटिंग में नहीं आई, अकाउंटिंग आपको आती है, इंटरप्रिटेशन नहीं आती। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं फिर बोल रहा हूं, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अकाउंटिंग के साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी सीखते रहेंगे। कि देखो एग्जामिनर ये बात बोल रहा है, एग्जामिनर ये बात बोल रहा है, एग्जामिनर ये बताना चाह रहा है आपको। ऐसी ही एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है, इंफॉर्मेशन नंबर 3। चले आए इसको पढ़ते हैं, फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। कहता है द रेंट इंक्लूडेड, फोकस रखिएगा। गिव मी अ थम्स अप इफ यू गाइस आर देयर विद मी राइट नाउ। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर देयर विद मी राइट नाउ। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। व्हाट अबाउट आमना? आमना किधर है बेटा? ऑलराइट, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें। द रेंट इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ $6,000 for the 6 months ending 31st December 2015। अब आप जरा मुझे एक बात बताएं, क्या एग्जामिनर ने यहां आपको कहीं ये बताया है कि रेंट अक्रूड है प्रीपेड है? क्या उसने कहीं ये आपको बताया है? क्या वो कहीं बता रहे हैं कि रेंट अक्रूड है या प्रीपेड है? जैसे आप देखो ना, इंफॉर्मेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है अक्रूड, ये लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन नंबर 4 में अक्रूड। इंफॉर्मेशन नंबर 5 में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, लिखा हुआ है ना इंफॉर्मेशन नंबर 4 में अक्रूड, इंफॉर्मेशन नंबर 5 में आउटस्टैंडिंग। इसी तरीके से पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में वेजेस प्रीपेड, रैंड अक्रूड, हीट एंड लाइट अक्रूड, ये बताओ ना। इंफॉर्मेशन नंबर 3 देख के बताओ, इंफॉर्मेशन नंबर 3 देख कर बताओ, देख के बताओ, क्या उसने कहीं बताया है? क्या उसने कहीं बताया है? ईमान में मैं, आप हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, आप हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट के क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं क्या उसने कहीं बताया है कि प्रीपेड है या अक्रूड है? क्या एग्जामिनर ने कहीं हमें नोटिफाई किया है? नहीं सर, एग्जामिनर हमें कहीं नहीं बता रहा। दैट्स द मेन पार्ट, दैट्स द मेन मोटिव। एग्जामिनर हमें कहीं नहीं बता रहा कि अक्रूड है या प्रीपेड है। अब हमें इंटरप्रेट करना है, हमें इंटरप्रेट करना है। ये बताओ, मेरा फिर से पहला सवाल, मेरा फिर से पहला सवाल वही है, रेंट क्या है इस सवाल में? रेंट क्या है इस सवाल पे जिस पर हमें काम करना है? रेंट एक्सपेंस है या इनकम है इस सवाल में? रेंट एक्सपेंस है या इनकम है इस सवाल में? सर रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है। रेंट ये लिखा हुआ, रेंट ये लिखा हुआ, और रेंट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो सर रेंट एक्सपेंस है। रेंट के साथ जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो रेंट एक्सपेंस है। चलें फोकस कीजिएगा, मैं 1 मिनट इधर। ऑलराइट, चलें अब फोकस कीजिएगा। सर रेंट एक्सपेंस है, यहां देखिएगा, रेंट इज एन एक्सपेंस। सर रेंट इज एन एक्सपेंस। ये देख के बताओ मुझे, जल्दी से देख के बताओ, कितना रेंट पे कर चुके हैं पूरे साल? हाउ मच रेंट हैज बीन पेड थ्रू आउट द ईयर? कितना रेंट पे कर चुके हैं? सर 15,000 रेंट पे कर चुके हैं, इज दिस राइट? 15,000 पे कर चुके हैं। अब इसको पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा, द रेंट इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ 6,000। तो आसान अल्फाजों में ये बोलूं, इस 15,000 में 6,000 मौजूद है।
आसान अल्फाजों में यही है। इस 15,000 में 6,000 मौजूद है, 15,000 में 6,000 इंक्लूडेड है। नोट कीजिएगा सर, इस 15,000 में एक पेमेंट है $6,000 की, इज इट राइट? इस $15,000 में, इस $15,000 में एक पेमेंट है 6,000 की, इस $15,000 में एक पेमेंट है 6,000 की। तो बाकी पेमेंट्स 9,000 की हो गई, इज इट राइट? इंटरप्रिटेशन हो रही है, इंटरप्रिटेशन हो रही है। 15,000 टोटल पे कर चुके हैं, 15,000 टोटल पे कर चुके हैं। कह रहा है इस 15,000 में एक पेमेंट है 6,000 की। द रेंट इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ 6,000, एक पेमेंट है 6,000 की, तो बाकी पेमेंट्स मिलाकर 9,000 की होंगी, इज इट राइट? इज इट राइट? बाकी पेमेंट्स मिलाकर 9,000 की होंगी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, एग्जामिनर आपसे 9,000 वाली पेमेंट्स पे काम करवाना चाह रहा है या 6,000 वाली पेमेंट्स पे काम करवाना चाह रहा है? आप खुद देख के बता दें, आप खुद देख के बता दें। एग्जामिनर आपसे 9,000 वाली पेमेंट्स पे काम करवाना चाह रहा है या 6,000 वाली पेमेंट्स पे काम कर? 6,000 वाली, राइट, 6,000। फॉर द टाइम बीइंग इसको इग्नोर कर देंगे, फॉर द टाइम बीइंग इसको इग्नोर कर देंगे। अब जरा ये बताओ, ये 6,000 कितने मंथ्स की है? ये 6,000 की पेमेंट कितने मंथ्स की है? कितने मंथ्स की है? 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। अच्छा, ये बताएं, ये बताएं, ये 6 महीने की जो पेमेंट है 6,000, उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसको आराम से। चैंग ने टोटल पूरे साल, चैंग ने टोटल पूरे साल $15,000 रेंट पे किया है। चैंग ने टोटल पूरे साल $15,000 रेंट पे किया है। उस 15,000 में एक पेमेंट है 6,000 की, उस 15,000 में एक पेमेंट है 6,000 की। वो $6,000 उसने 6 महीने के पे किए हैं, 6 महीने के। और वो 6 महीने एंड हो रहे हैं 31 दिसंबर, वो 6 महीने एंड हो रहे हैं 31 दिसंबर। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, अगर 6 महीने एंड होते हैं 31 दिसंबर को, अगर 6 महीने एंड होते हैं 31 दिसंबर को, तो बताओ ये 6 महीने कौन से हैं? ये 6 महीने कौन से हैं? कैन यू काउंट दीज 6 मंथ्स? कैन यू काउंट दीज 6 मंथ्स? इफ द 6 मंथ्स आर एंडिंग एट 31 दिसंबर, अगर 6 महीने एंड हो रहे हैं 31 दिसंबर को, तो सर ये कौन से 6 महीने हैं? नाम बता दें मुझे, नेम ऑफ द मंथ्स। ये कौन से 6 महीने हैं? ईमान, जून नहीं, जून इंक्लूडेड नहीं है बेटा। जून से तो 7 महीने हो जाएंगे। जुलाई, ऐसे काउंट कर लेते हैं, ऐसे काउंट कर लेते हैं, ये देख लीजिएगा। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। यस, तो सर आखिरी 6 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या ये 6 महीने हो गए? ईमान, अगर जून इंक्लूड करेंगे तो 7 मंथ्स हो जाएंगे बेटा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या ये 6 महीने हो गए? अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं, गौर से देखिएगा, कि इसने पेमेंट कर दी है, इसने रेंट पे कर दिया है जुलाई टू दिसंबर, जुलाई टू दिसंबर इसने रेंट पे कर दिया है। क्या मैं ये कह सकता हूं? ये बता दो बस, क्या मैं ये कह सकता हूं कि चैंग ने रेंट पे कर दिया है जुलाई 2 दिसंबर?
रेंट पे कर दिया है। इज इट राइट? इज इट राइट? अच्छा, अब जरा ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि चैंग ने दिसंबर तक का रेंट पे कर दिया है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि चैंग ने दिसंबर तक का रेंट पे कर दिया है? मुझे ये बताया जल्दी से, है ना, दिसंबर 31 तक का रेंट पे कर दिया है। मुझे एक बात बताओ, चैंग का अकाउंटिंग ईयर किस दिन एंड हो रहा है? चैंग का चैंग का अकाउंटिंग ईयर किस दिन एंड हो रहा है? चैंग का अकाउंटिंग ईयर किस दिन एंड हो रहा है? सर, सितंबर। सितंबर। चैंग का अकाउंटिंग ईयर सितंबर को एंड हो रहा है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, सितंबर तक रेंट पे करना चाहिए था, सितंबर तक रेंट पे करना चाहिए था। चैंग ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी रेंट पे कर दिया। क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सर्विसेज अवेल कर ली हैं? क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सर्विसेज अवेल कर ली हैं? क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सर्विसेज अवेल कर ली हैं? हाँ, नहीं 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 पे की ना, नहीं 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 अवेल की ना? रयान, क्या चैंग ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सर्विसेज अवेल कर ली हैं? नहीं सर, अभी तक अवेल नहीं की हैं। तो क्या इसे हम कहेंगे प्रीपेड? क्या इसे हम कहेंगे प्रीपेड? क्या इसे हम कहेंगे प्रीपेड? जाहिर सी बात है, चैंग ने 3 महीने के पैसे ज्यादा दे दिए हैं। अब आप मुझे ये बताएं, अब आप मुझे ये बताएं, हम इसे कहेंगे प्रीपेड। हम इसे, इधर देख लीजिएगा, मैं यहां पे इसकी वर्किंग कर रहा हूं। हम इसे कहेंगे प्रीपेड। प्रीपेड फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये बताओ, अगर 6,000, ये बताएं, अगर 6,000 6 मंथ्स का है, 6 महीने का, तो क्या ये 1,000 पर मंथ हो गया? क्या ये 1,000 पर मंथ हो गया? क्या ये 1,000 पर मंथ हो गया? और कितने महीने का प्रीपेड है? 3 मंथ्स प्रीपेड। कितने मंथ्स का प्रीपेड है? तो प्रीपेड की वैल्यू $3,000 हो गई। क्या प्रीपेड की वैल्यू $3,000 हो गई? क्या प्रीपेड की वैल्यू $3,000 हो गई? अब आप मुझे ये बताएं, आपसे आपसे सवाल है, आप सबसे सवाल है, क्या एग्जामिनर ने यहां हमें कहीं भी ये बताया था कि प्रीपेड है या अक्रूड है? आप बताएं, क्या एग्जामिनर ने हमें यहां कहीं भी लिख के बताया था कि प्रीपेड है या अक्रूड है? नो। अच्छा, क्या उसने $3,000 की वैल्यू कहीं मेंशन की थी? क्या उसने $3,000 की वैल्यू कहीं? नहीं। आप देखें, दिस इज वॉट वी इंटरप्रेटेड, दिस इज वॉट वी इंटरप्रेटेड। अब यहां पर मैं, अच्छा ये बताओ, खुद आपसे मैं आपसे फेयर सवाल पूछता हूं। अब्दुल्ला, आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, शायान, मैं आप लोगों से बिल्कुल फेयर क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं आपको इंटरप्रिटेशन करके नहीं देता तो क्या आप ये वर्किंग कर पाते? अगर मैं आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करके देता तो क्या आप ये वर्किंग कर पाते? नो, है ना, ऐसे ही ना। अब एक सवाल, एक अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा इस बात पे। आपको लगता कि अकाउंटिंग का मसला है, आपको लगता कि सर अकाउंटिंग का मसला है, ये समझ नहीं आ रही, अकाउंटिंग का मसला है, सर ये समझ नहीं आ रही, या आप मुझे कंप्लेन करते कि सर ये हो नहीं रही हमसे, सर ये समझ नहीं आ रही, ये हो नहीं रही, अकाउंटिंग मुश्किल है। आपसे मैं सिर्फ इतना सा सवाल पूछता हूं, सिर्फ इतना सा, बताओ अगर, बताएं अगर इसके बजाय, अगर इंफॉर्मेशन नंबर 3 में ये लिखा हुआ होता, अगर ये लिखा हुआ होता, द रेंट वॉज प्रीपेड फॉर $3,000, अब बताओ क्या अब आप लोग ये इंफॉर्मेशन कर लेते? अगर एग्जामिनर ने ये नहीं
बल्कि ये दिया हुआ होता आपको, द रेंट वॉज प्रीपेड फॉर $3,000। बताओ अब कर लेते, बताओ अब कर लेते। अब तो मुश्किल नहीं होता ना। आप कहते अच्छा रेंट प्रीपेड है $3,000, रेंट ज्यादा पे किया हुआ है, अंडरस्टैंड करना। तो सर अगर अकाउंटिंग का प्रॉब्लम होता, अगर अकाउंटिंग का प्रॉब्लम होता, फिर तो आप ये भी नहीं कर सकते थे। तो यहां पे क्लियरली आपको आइडेंटिफाई करा रहा हूं, प्रॉब्लम इज नॉट विद द अकाउंटिंग, प्रॉब्लम इज विद द इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम इज विद द इंटरप्रिटेशन। परेशान नहीं होइएगा, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक ठाक टाइम लगाएंगे इंटरप्रिटेशन के ऊपर, देखेंगे एग्जामिनर क्या बोल रहा है। देखो कोई रश नहीं था आज हमारा, कोई हमने जल्दबाजी नहीं की, सुकून से 50 मिनट्स तक तो हम सिर्फ सवाल को पढ़ के इंटरप्रेट कर रहे हैं, अभी तो अटैम्प्ट शुरू भी नहीं किया। मुझे बताएं, $3,000 ज्यादा पे किया हुआ है, 3,000 ज्यादा पे किया हुआ है, पे कर दिया है उसने 15,000, पे किया है उसने 15,000, इसमें 3,000 ज्यादा पे किया हुआ है, माइनस करेंगे 3,000 और यहां लिखेंगे प्रीपेड, ये हमारा अदर रिसीवेबल बन जाएगा। इज दिस करेक्ट? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, सर्विस ली नहीं है, पैसे दे चुके हैं, पैसे दे चुके हैं, अभी सर्विस ली नहीं है, अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है, पैसे दे चुके हैं, सर्विस लेना बाकी है, सर्विस लेना बाकी है, अदर रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल। तो अब आप नोट करें, ये आपका पूरा सवाल डन हो गया, आपके सामने इंफॉर्मेशन सारी इंटरप्रेट कर दी। अब एग्जामिनर कह रहा है आईएस और एसओएफपी बना दो। चलें चलते हैं, इसकी आईएस और एसओएफपी बनाते हैं। सिंपल सी इसकी आईएस और एसओएफपी बनने जाएगी, सिंपल से आईएस और एसओएफपी बनेगी, आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल सी आईएस और एसओएफपी बनने जा रही है। ऑलराइट, ओवर हियर फोकस कीजिएगा, एवरीवन राइट नाउ ओवर हियर फोकस कीजिएगा। दिस इज पेज नंबर 89, पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 5.1, शैंग इनकम स्टेटमेंट। चलें स्टार्ट करते हैं। सर इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास इन रेवेन्यू, राइट, सबसे पहले हमारे पास सर रेवेन्यू, नोट कीजिएगा, रेवेन्यू मतलब सेल्स। तो ये रही सर सेल्स, 315,000, 315,000, लेस करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये रहा ओपनिंग इन्वेंट्री 36,800, 36,800, ऐड करेंगे परचेजेस। सर परचेजेस में एक एडजस्टमेंट है, $3,000 के ऐसे गुड्स खरीदे थे कैश में जो कि रिकॉर्ड नहीं हुए वे, सो 165,000 प्लस 3,000, 165,000 प्लस 3,000, 168,000, फिर लेस करेंगे परचेज रिटर्न्स। कोई कैरेज इनवर्ट्स नहीं है इस सवाल में, कोई कैरेज इनवर्ट्स नहीं है, लेकिन सर परचेज रिटर्न्स हैं, ये रहे परचेज रिटर्न्स 2,600, ठीक हो गया। उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 29,980, 29,980,
980। तो अब नोट कीजिएगा, 36,800 प्लस 168,000 माइनस 2,600 माइनस 29,980। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 172,220। ये देखें, ये आ गए हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। माइनस करेंगे 315,000, 142,780। सर ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखें, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब सर इस सवाल में कोई अदर इनकम है? क्या इस सवाल में कोई अदर इनकम है? यस सर, एक अदर इनकम है। एक अदर इनकम है और सर वो है कमीशन इनकम। ये रहा कमीशन इनकम, नोट कीजिएगा, एड कमीशन इनकम 12,500 रिसीव कर चुके हैं, 12,500 रिसीव कर चुके हैं और 2,500 रिसीव करना बाकी है। 15,000 बनता है कमीशन इनकम। ये हो गई 157,780 ग्रॉस इनकम हो गई हमारी। अब हम चलते हैं लेस एक्सपेंसेस। लेस एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस के लिए टॉप टू बॉटम। सबसे पहले आएगा वेजेस एंड सैलरीज, 34,800। कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर। वेजेस एंड सैलरीज कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज के अलावा मोटर व्हीकल एक्सपेंस 17,200, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें भी। इसके बाद है रेंट। ये रहा रेंट। रेंट में एडजस्टमेंट है सर। रेंट में एडजस्टमेंट है। 15,000 पे कर चुके हैं, 3,000 प्रीपेड है। 3,000 प्रीपेड है, तो रेंट एक्सपेंस बनता है 12,000। रेंट एक्सपेंस बनता है 12,000। रेंट के बाद बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट प्लीज गौर से देखिएगा। बैंक इंटरेस्ट एडजस्टमेंट है, 1,200 पे कर चुके हैं, 600 अभी पे करना बाकी है। 1,200 पे कर चुके हैं, 600 अभी पे करना बाकी है। 1,800, 1,800। बैंक इंटरेस्ट के बाद हीट एंड लाइट 6,500। हीट एंड लाइट 6,500। हीट एंड लाइट के अलावा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हीट एंड लाइट के अलावा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट है। अदर ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट है 7,100 प्लस 1,100, 8,200। 8,200 एक्सपेंस है चैंक का। 7,100 पे कर चुका है, 1,100 अभी पे करना बाकी है। और सर इसके बाद कोई एक्सपेंस नहीं है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद कोई एक्सपेंस नहीं है। सारे एक्सपेंस डन हो गए। टोटल कर लें, सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर लेते हैं। 34,800, 17,200, 12,000, 1,800, 6,500 एंड 8,200, 80,500। ये देखें 80,500, 157,780 से डिफरेंस लेंगे 77,280 is the profit
फॉर द ईयर, ये आ गया 77,280। अच्छा रैयान, रैयान बेटा ट्रेड पेबल एक्सपेंस इसमें इसलिए नहीं आता क्योंकि ट्रेड पेबल एक्सपेंस है ही नहीं। ट्रेड पेबल उधार है, खर्चा नहीं है। ट्रेड पेबल हमारी कॉस्ट नहीं है, ट्रेड पेबल हमारा उधार है, हमें उसे पैसे देने हैं। अब ट्रेड पेबल से जो हम सामान खरीदते हैं, ट्रेड पेबल से जो हम सामान खरीदते हैं उसे हम कहते हैं परचेजेस। वो यहां पर ऑलरेडी कॉस्ट में आ चुका है, स्पेशल एक्सपेंस। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? ट्रेड पेबल्स हमारा एक्सपेंस नहीं है बेटा, ट्रेड पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी है, उधार है, हमें पैसे वापस करने हैं। लेकिन ट्रेड पेबल से जो सामान हम उधार पे खरीदते हैं वो परचेजेस कहलाते हैं, वो यहां पे रिकॉर्ड होंगे, ट्रेड पेबल्स रिकॉर्ड नहीं होगा। आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड द क्वेश्चन और आपने क्वेरी अपनी क्लियर कर ली। मुझे ये बताएं अब्दुल्ला, ईमान, आमना, इब्तिसाम, रैयान, शायान, क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? इनकम स्टेटमेंट क्लियर हो गई? इनकम स्टेटमेंट क्लियर हो गई? परफेक्ट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एसओएफपी की तरफ चलते हैं। गौर से देखिएगा, बड़ी सिंपल सी इसकी एसओएफपी बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। प्लीज गौर से देखिएगा, एसओएफपी इसकी बनाने जा रहे हैं। ऑल राइट, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। सर दो नॉन करंट एसेट्स हैं, दो नॉन करंट एसेट्स हैं, मोटर व्हीकल्स और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। मोटर व्हीकल्स एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। 50,000 motor vehicles, 24,000 fixtures and fittings, 74,000। उसके बाद करंट एसेट्स। तो सर करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक, नोट कीजिएगा कैश एंड बैंक। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है कैश एंड बैंक में। 19,500 हमारे पास लिखे हुए थे, बैलेंस था, लेकिन 3,000 हमने माइनस नहीं किया हुआ था, वो कैश जो कि गुड्स के लिए हमने स्पेंड किया था। 19,500 माइनस 3,000, 16,500। कैश एंड बैंक के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 34,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 34,000। सर उसके बाद अदर रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स। अच्छा मैं फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं फिर एक सवाल पूछूंगा, कितने टाइप के अदर रिसीवेबल्स हमने पढ़े हैं? कितने टाइप के अदर रिसीवेबल्स हमने पढ़े हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अदर रिसीवेबल्स? लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा था मैंने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अदर रिसीवेबल्स? वेरी गुड ईमान, वेरी गुड आमना, वेरी गुड शायान, वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड इब्तिसाम, बिल्कुल ठीक बेटा। सर टू टाइप्स, सर टू टाइप्स ऑफ अदर रिसीवेबल्स। एक इनकम जो अक्रूड हो और एक एक्सपेंस जो प्रीपेड हो। एक इनकम जो अक्रूड हो और एक एक्सपेंस जो प्रीपेड हो। बताओ इस सवाल में कोई अक्रूड इनकम है? खुद देख के बता दें जल्दी से, खुद देख के बता दें, क्या इस सवाल में कोई अक्रूड इनकम है? कोई अक्रूड इनकम है? यस सर, अक्रूड कमीशन। यस सर, कमीशन अक्रूड है, कमीशन अक्रूड है 2,500। तो ये देखें 2,500। और सर क्या इस सवाल में कोई एक्सपेंस प्रीपेड है? क्या इस सवाल में कोई एक्सपेंस प्रीपेड है? यस सर, एक एक्सपेंस प्रीपेड है, ये रहा रेंट, रेंट प्रीपेड है 3,000, ये लीजिए। सर इसके अलावा, इसके अलावा कोई और अदर रिसीवेबल नहीं है?
5500 और फिर आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, 29,980, 29,980। तो सर अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, 16,500, 34,000, 5,500, 29,980, सर 85,980 प्लस 74,000, 159,980 टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। अब हमें इसको इक्वल करना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी नोट कीजिएगा ओपनिंग कैपिटल। तो सर ओपनिंग कैपिटल है 44,000, 44,000 ऐड करेंगे प्रॉफिट 77,280, ठीक हो गया, लेस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हैं 18,000। तो सर 44,000 प्लस 77,280 माइनस 18,000, 103,280। इसके बाद सर नॉन करंट लाइबिलिटीज 6% बैंक लोन, 30,000 का लोन चैंग ने बैंक से लिया हुआ था, उस पे 6% इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट यहां लिखते, इंटरेस्ट की वैल्यू तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट की वैल्यू एक्सपेंस है। आप यहां सिर्फ इंटरेस्ट रेट बताते हो कि भाई ये इंटरेस्ट रेट है। और आखिरी में करंट लाइबिलिटी, तो सर एक तो ट्रेड पेबल है और दूसरा अदर पेबल है। तो ट्रेड पेबल 25,000, ठीक हो गया। और फिर अदर पेबल, सर हमने अदर पेबल भी पढ़े, दो अदर पेबल्स हमने, अदर पेबल्स भी पढ़े, दो अदर पेबल्स। एक जो इनकम ज्यादा मिल गई हो, प्रीपेड इनकम, और एक एक्सपेंस जो अभी पे करना बाकी हो, अक्रूड एक्सपेंस। तो सर यहां पे दो अक्रूड एक्सपेंस है, दो अक्रूड एक्सपेंस। एक अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1100 अक्रूड है और बैंक इंटरेस्ट 600 अक्रूड है। बैंक इंटरेस्ट भी 600 अक्रूड है हमारा, हमें पे करना बाकी है। बैंक इंटरेस्ट हमारा 600 पे करना बाकी है और ये 1100 पे करना बाकी है। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, 1100 पे करना बाकी है और 600 पे करना बाकी है, 1700। तो सर ये बन गए 26,700। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 159,980 टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। नोट कीजिएगा, ये देख लें सर, ये देख लें बच्चों, once again another question balance with accrued prepaid। accrued prepaid के साथ सिंगल कॉलम ट्रायल बैलेंस को भी बैलेंस कर दिया। मुझे ये बताएं, इज दिस क्लियर?